वेलकम स्टूडेंट्स। आर्थिक भूगोल में हम आर्थिक भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विभिन्न विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा दी गई परिभाषाएं जिनमें, और उसका विषय क्षेत्र, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। चूँकि सभी विषयों के अध्ययन में कुछ आधारभूत संकल्पनाएं या कुछ आधारभूत अवधारणाएं होती हैं, इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर किसी सब्जेक्ट की, किसी विषय की विषय सामग्री को सरल ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हीं के आधार पर उस विषय की समस्याओं और उसके उद्देश्यों को समझा जा सकता है। ये संकल्पनाएं किसी विषय की प्रगति का निर्धारण करती हैं। इसी प्रकार जैसे सब विषयों में होती हैं, वैसे ही अपने आर्थिक भूगोल में भी कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं जिनके आधार पर इस आर्थिक भूगोल के सिद्धांतों का सांख्यिकीय आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब सांख्यिकी डेटा, बहुत सारा डेटा लेकर उसका कैलकुलेशन करके उस आधार पर आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, जिसकी कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं। इनमें सबसे पहली संकल्पना हम लेंगे समदैशिक और विषमदैशिक क्षेत्र की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक स्पेस। अब इसमें दो शब्द हैं, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक। ट्रॉपिक, ये दो शब्दों से मिलके बने हैं दोनों, पहला आइसोट्रॉपिक और दूसरा एनिसोट्रॉपिक। अब ट्रॉपिक बना है ट्रोफस से। ट्रोफस का मतलब होता है धरातल, TROPUS, ट्रोपस। मतलब समानता वाला, जिसमें समान लक्षण हो, जिसकी समान विशेषताएं हो। एनिसो अलग अलग विविधता वाला, विभिन्न विशेषताओं वाला कोई तत्व या कोई एंटिटी। तो इस प्रकार समदैशिक और विषमदैशिक के नाम से अपन थोड़ा समझ सकते हैं कि समदैशिक वो धरातल जिसमें हर जगह समान विशेषताएं हों, समान लक्षण हों, और विषमदैशिक जिसमें हर जगह लक्षणों में विभिन्नता पाई जाए, कहीं भी समान लक्षण न हो। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, समदैशिक लक्षण, ये समदैशिक लक्षण वाला ये है, इसमें सब जगह दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो पूरे धरातल पर समान है। तो इस प्रकार ये समदैशिक क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा है, ये विषमदैशिक क्षेत्रफल है। इसमें कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं पहाड़ है, कभी पर्वत है। तो इस प्रकार ये विषमदैशिक क्षेत्रफल है। अब भूगोल में ये जो आइसोट्रोपस शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक भूगोलवेता थे, हैगरस्ट्रेंटी, इन्होंने किया था। ये जो समदैशिक धरातल वाला कंसेप्ट है, ये भूगोलवेताओं की एक तरह से प्रयोगशाला ही कहा जा सकता है, क्योंकि रियल में, वास्तव में, विश्व में ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता। कोई भी ऐसी जगह विश्व में नहीं है जहाँ सभी लक्षण, सभी विशेषताएं समान हों। पर फिर भी इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले हम कोई भी सिद्धांत बनाते हैं तो हम समदैशिक स्थल की जटिलताएं जोड़ते हैं और उन जटिलताओं को जोड़ते हुए कोई निष्कर्ष निकालते हैं। यह संकल्पना गणितीय विचारधारा यूक्लिडियन 2 के ऊपर आधारित है। यूक्लिडियन 2 का मीनिंग होता है चपटा या द्विविमीय क्षेत्र। द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल, जिसकी 2 विमाएं हो। विमाएं 3 लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती हैं। जैसे अपना कोई प्लेन सतह होती है, एक सतह है, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, उसी तरह ये यूक्लिडियन 2 है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है और अन्य भागों में ये समान होता है। वास्तविक संसार जहाँ हम रह रहे हैं वह द्विविमीय नहीं है, वो तो त्रिविमीय है। उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और ये बहुत सी विषमताओं या विविधताओं से भरा है। क्योंकि कहीं अपन को नदियाँ देखने को मिलेंगी, कहीं झीलें होंगी, कहीं पर्वत, वन, मरुस्थल, कारखाने, आवासीय खंड, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें अपन को देखने को मिलेंगी।
इसी असमानता या विषमता वाले धरातल को हम एनिसोट्रॉपिक स्पेस या विषमदैशिक क्षेत्र कहते हैं। अब आर्थिक भूगोलवेत्ता, ये कॉन्सेप्ट काम कहाँ आती है? ये काम आती है कि कोई भी आर्थिक भूगोलवेत्ता है, उसका उद्देश्य होता है कि कोई आर्थिक क्रिया विश्व में कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। इसके लिए वह अपना विश्लेषण शुरू करने से पहले वास्तविक संसार, जो कि बहुत सी विषमताओं से भरा हुआ है, उसकी विशेषताएं हर जगह अलग अलग हैं, विविध हैं, उसको समान मानता है, एक साधारण क्षेत्र वाला बनाता है। और इस समानता से युक्त क्षेत्र की इस समानता से युक्त क्षेत्र को लेते हुए ही ये जो अपना आइसोट्रॉपिक रीजन है, इसकी उत्पत्ति हुई है। समानता युक्त क्षेत्र जिसमें किसी प्रकार की असमानता न हो, ये हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, जो सभी दिशाओं में समानता लिए हुए हो। लेकिन ये सब एक कल्पना है, क्योंकि वास्तविक विश्व में ऐसा होना लगभग असंभव है। इस संकल्पना पर आधारित ये जो चित्र है, इससे इसको अपन इस संकल्पना को आसानी से समझ सकते हैं कि आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक धरातल की संकल्पना क्या होती है। अगली अपनी संकल्पना है स्थान व अवस्थिति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ साइट एंड सिचुएशन। अब ये क्या होती हैं? पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं स्थिर हैं, वो कुछ ना कुछ स्थान अवश्य गिरती हैं। जो ये स्थान गिरती है ना, इसी स्थान को साइट से पुकारते हैं। पर कई वस्तुएं पृथ्वी पर कम जगह गिरती हैं, कुछ वस्तुएं अधिक जगह गिरती हैं। यही संकल्पना स्थान की संकल्पना है। कितनी जगह गिरती हैं, वो जगह उसकी साइट कहलाती है। वस्तुओं का जिस धरातल पर विस्तार होता है, वह उन वस्तुओं का बसाव स्थल होता है। इसका अर्थ उस घेरे हुए स्थान के आंतरिक लक्षणों से है। उदाहरण के लिए, कोई नगर कहाँ स्थित है? किसी ढाल पर है, या मैदानी भाग पर है, या पठारी भाग पर है। यदि ये स्थान नगर है तो उसकी आबादी, उसका घनत्व, उसका नगरीकरण आदि सभी उस बसाव स्थान के लक्षण कहलाते हैं। ये सब क्या हैं? बसाव स्थान, मतलब साइट। अब आती है सिचुएशन। अब अगला है अपना सिचुएशन या स्थिति। स्थिति ये स्थान की बाह्य विशेषताओं से संबंधित है। इसी आधार पर इसका तुलनात्मक महत्व आधारित होता है। इन बाह्य संबंधों की प्रकृति निरंतर गतिशील होने की होती है। अतः स्थान मीन्स साइट, किसी स्थिति मतलब सिचुएशन के आंतरिक संबंधों को बताता है, जबकि स्थिति बाह्य संबंधों को परिभाषित करता है। स्थान एवं अवस्थिति की संकल्पना भौगोलिक सिद्धांतों की संकल्पना की प्रकृति को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः आर्थिक भूगोलवेत्ताओं के लिए यह संकल्पना या अवधारणा एक आधारभूत संकल्पना है। इसको हम भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं। स्थान व स्थिति। स्थान, भारत कहाँ स्थित है? हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में, ये इसका स्थान है, मतलब उसकी साइट है। और उसकी सिचुएशन उसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, किन किन देशों से वो घिरा हुआ है, वो उसकी सिचुएशन को बताते हैं। अब अपना अगला कॉन्सेप्ट है मापक की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल। स्केल फर्स्ट ईयर में अपन ने खूब पढ़ी थी, खूब बनाई भी थी। तो ये स्केल वह युक्ति है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग को मानचित्रण अपन आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। स्केल के बिना मानचित्र नहीं बनाया जा सकता सही, उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ जाएंगी। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का मानचित्रण मापनी के अनुसार ही किया जा सकता है, क्योंकि मापनी के उपयोग के बिना बनाया गया मानचित्र त्रुटिपूर्ण होता है। वो उस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विशेषताओं, जिसका मानचित्र बनाया गया ना, उसकी विशेषता, जैसे उसका आकार, उसका क्षेत्रफल, उसमें स्थित स्थानों की पारस्परिक दूरियां आदि का शुद्ध प्रदर्शन नहीं कर सकता।
बिना मापनी के प्रयोग किए गए किसी क्षेत्र के अनुमानित चित्र को मानचित्र नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र या स्केच मैप। रेखा चित्र और मानचित्र में यही अंतर होता है। रेखा चित्र बिना मापनी के बनाया जाता है और मानचित्र मापनी से युक्त होता है। इस प्रकार दो दिए गए बिंदुओं या स्थानों के बीच की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? पिछले साल पढ़ा था, उसको कहते हैं मापनी। इस प्रकार आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण को दर्शाया जाता है। इसके लिए मापक की संकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः छोटे छोटे क्षेत्रों के मानचित्र के लिए बड़ी मापनिका और बड़े और विस्तृत भूभागों के मानचित्रण के लिए छोटे मापक का उपयोग किया जाता है। अतः सैद्धांतिक भौगोलिक विवेचन हेतु मापक की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। अगली संकल्पना है क्षेत्रीय व्यवस्था की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं सिस्टम, तंत्र या प्रणाली। ये एक विभिन्न अवयवों का समूह होता है। अवयव इसके घटक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक समूह होता है जो कि आपस में संबंध हो, आपस में जुड़े हुए हों, वो होता है तंत्र। जैसे परिवहन प्रणाली है, अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये किसी नगर या क्षेत्र के सभी भाग जो परिवहन मार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं मिलकर क्या करते हैं? परिवहन व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अतः सभी प्रकार की व्यवस्थाएं या तंत्र जिनमें कुछ कंपोनेंट्स यदि स्थान घेरते हैं और जिनका संबंध दूरी से होता है तो स्थानिक या क्षेत्रीय प्रणाली कहलाती है। ये क्षेत्रीय प्रणाली की परिभाषा है। अतः अब स्थानीय तंत्र में स्थान या क्षेत्र ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सिस्टम प्रणाली ये या तंत्र एन वेबस्टर ने 1959 में अपने शब्दकोश न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी इसमें परिभाषित किया था और इसमें लिखा गया था कि व्यवस्था या तंत्र विभिन्न तत्वों का समूह है जो किसी न किसी प्रकार निरंतर होने वाली पारस्परिक या अन्योन्य क्रिया का संयुक्त रूप है। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि तंत्र के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। क्या? पहला तो है कि विभिन्न तत्व, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स, इसके घटक, इसके अवयव होने चाहिए और दूसरा उन घटकों के मध्य अंतर संबंध होना चाहिए, वे एक दूसरे को प्रभावित करने वाले होने चाहिए। इस प्रकार किसी तंत्र के लिए ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक हैं। अब ये जो तंत्र या सिस्टम है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है खुला तंत्र और एक बंद तंत्र, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? जैसे ये कोई बहुत सारे घटक हैं, इनको आपस में ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये आपस में सारे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, कोई बंद अपना सिस्टम नहीं बनता, कोई बंद संरचना इनको जोड़ने से नहीं बनती, तो ये होता है खुला तंत्र। अब इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और अब इसको वापस इससे जोड़ दिया तो ये पूरी तरह बंद हो गया। अब ये बन गया अपना बंद तंत्र। इस तरह से खुला तंत्र और बंद तंत्र को हम समझ सकते हैं। अब इनकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि बंद तंत्र वह तंत्र है जिसे सीमाबद्ध किया जा सकता है तथा परिवहन और संचार का आदान प्रदान अवरुद्ध किया जा सकता है। इस पर मानव का नियंत्रण होता है। अगर परिवहन या संचार को एक सिस्टम के रूप में लें तो ये एक बंद तंत्र का उदाहरण होगा। यदि किसी भी स्थान से इस परिवहन तंत्र को या संचार तंत्र को अवरुद्ध कर दें तो पूरा तंत्र अवरुद्ध हो सकता है। इस पर मानव का कंट्रोल होता है। अब खुला तंत्र, इसको कैसे लिख सकते हैं कि खुले तंत्र में उसके विभिन्न तत्व एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित या प्रभावित तो होते हैं। दूसरे शब्दों में
यह वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक अंग किसी न किसी अन्य अंग द्वारा संचालित होता है। इस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता। जैसे अपना शरीर, मानव शरीर एक तंत्र है जो स्वचालित है। खुली प्रणाली में आंतरिक कारक एवं बाह्य कारक दोनों ही प्रकार के तत्वों का प्रभाव देखा जा सकता है। सभी व्यवस्थाएं क्षेत्रीय या स्थानिक प्रणाली की होती हैं, बशर्ते उन्हें स्थान छोड़ रखा हो। स्थानिक तंत्र खुले एवं बंद दोनों तंत्रों के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन भूगोल में खुली व्यवस्था का अधिक महत्व है। स्थानिक तंत्र में स्थान और स्थिति, साइट और सिचुएशन दोनों ही विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। अतः क्षेत्रीय प्रणाली में समय और मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्योन्य क्रिया होती है, जैसे परिवहन प्रणाली। आर्थिक भूगोल में अध्ययन के लिए अर्थव्यवस्था या आर्थिक तंत्र, जो कि एक प्रकार से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में परस्पर गहन संबंध पाया जाता है। इसका विस्तृत रूप से विवेचन पीछे हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इतने ही कॉन्सेप्ट्स है, इतनी ही अवधारणाएं पढ़ेंगे। आगे की अवधारणाएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।